ठीक, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था? आई फ्रेम देखा था, ठीक है। मल्टीमीडिया टैग देखा था हमने, और क्या देखा था? ऑनलाइन वालों को आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो मैसेज टाइप करना, वैसे आ रहा होगा आवाज़ तो। क्या था? और आई फ्रेम देखा था, और क्या था? मल्टीमीडिया टैग देखा था हमने, एक टैग और देखा था हमने, क्या था वो? हाँ, ठीक है, फेव आइकन, बराबर, ठीक है। मल्टीमीडिया में दो चीज़ है, एक वीडियो और एक ऑडियो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक एट्रीब्यूट का, एक या दो एट्रीब्यूट है, 2 से 3 एट्रीब्यूट है। फेव आइकन, जगदीश का भी आया आंसर। वीडियो में हम लोग पोस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, और हाइट प्लस विड्थ यूज़ करते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट्स आपके एक्स्ट्रा है जो ऑडियो में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फेव आइकन में आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है और कहाँ पे यूज़ करना होता है? ऑनलाइन में जगदीश आप भी बता सकते हो। जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, वो तो बराबर है, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे? फेव आइकन पे आप एक लोगो बनाते हो, लोगो को अलग अलग साइज में लाने के लिए आप जनरेटर यूज़ करते हो, बराबर। लेकिन वो जब आ जाएगा तो उसको कहाँ पे यूज़ करोगे, कहाँ पे लगाओगे जिससे आएगा? ठीक है, जगदीश ने आंसर दिया है बराबर, लिंक टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि लिंक टैग यूज़ करना पड़ता है, और कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है? आपका जो हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये लिंक टैग यूज़ करना है। लिंक के अंदर आपको हमेशा REL, रिलेशन उसको कहा जाता है, वो यूज़ करना है। उसमें आइकन हमेशा लिखना है, और इमेजेस को लाने के लिए हम href यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़? आई फ्रेम का मैंने ऑलरेडी बताया था, सारी चीज़ें करके भी दिखाई थी। आई फ्रेम में यूट्यूब के वीडियो कैसे लाना है वो भी दिखाया था, और अनदर वेब पेज यानी अनदर वेबसाइट को कैसे लाना है, प्लस मैप कैसे लाना है। ये 3 चीज़ें हम आई फ्रेम की मदद से देखते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़? आज जो हमें देखना है, अभी आगे 2-3 छोटे टॉपिक्स है, उसके बाद में लास्ट लेक्चर हमारा कल रहेगा, ठीक है। आज जो हमें देखना है वो आज हमें देखना है सबसे पहले, जैसे कि एंटिटीज़ मैंने बताया था आप लोगों को, पता है ना, सेकेंड लेक्चर में बताया था। क्या थी वो एक एंटिटीज़ जो हमने पहले यूज़ की है? ठीक है, स्पेस देने के लिए हमने यूज़ किया था, बराबर। क्या था वो? एड्रेस ऑफ NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये हमने यूज़ किया था। अब एंटिटीज़ का मीनिंग क्या होता है? एंटिटीज़ का काम होता है कि जो रिजर्व कैरेक्टर है, ठीक है, रिजर्व जो कैरेक्टर है जिसको हम HTML में यूज़ करते हैं, जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ये किसके लिए यूज़ होता है? हमारे टैग्स को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यूज़ करते हैं क्लोजिंग टैग के अंदर, बराबर। तो ये भी कीबोर्ड पे अवेलेबल है, लेकिन रिजर्व्ड है किसके लिए? HTML के टैग के लिए, बराबर। तो ऐसी जो एंटिटीज़ है जिनको रिजर्व कर दिया गया है, उसके लिए हम लोग ऐसे एंटिटीज़ बनाते हैं। जैसे अगर आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होगा तो उसका कुछ 2 तरीके से ये एंटिटीज़ चलती है। एक तो कैरेक्टर के फॉर्मेट में होता है, और एक होता है नंबर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। दोनों दिखाऊंगा, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं कि दोनों यूज़ करना है। आपको जो भी यूज़ करना है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है। जैसे अगर नंबर होगा तो जैसे लेस देन का कुछ नंबर होगा, एड्रेस ऑफ 1 2 3, और इस तरीके से लगा दिया जाता है। या फिर अगर कैरेक्टर में होगा तो एड्रेस ऑफ लेस देन का जो कुछ रहेगा, तो समझ लो ऐसा कुछ रहता है साइन, तो इसको एंटिटीज कहा जाता है। तो आपको ये ना यूज करते हुए, अगर आपको कहा गया कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज करो, जैसे आप मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, 6 ऐसा कुछ आपने बनाया, ठीक है, तो वहां पे आपको ये साइन अंदर यूज नहीं करना है। वहां पे जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, तब जाके वो जब आपका आउटपुट आएगा तो आउटपुट पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर ये एंगल्स यूज करोगे अंदर
जब हम लोग बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहीं कहीं पे वो एंगल्स क्या काम करेगा, HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कर जाएगा। तो ये ब्राउजर को समझ में नहीं आता है। ब्राउजर को क्या समझ में आता है, अगर आपको डिस्प्ले पे यानी वेब पेज पे कुछ चीज दिखानी है तो आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि ये मैंने HTML के लिए रिजर्व करके रखा है। ब्राउजर का ये कहना है कि इसको मैं सिर्फ HTML के लिए समझता हूँ, टैग के लिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारी एंटिटीज होती है। जैसे अगर आपको समझ लो अभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे कोडिंग सीखो मैंने लिख दिया वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर ट्रेडमार्क है तो ऊपर TM होता है, ठीक है। कॉपीराइट वाला जो इश्यू होता है तो उसके लिए ऐसा C होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लगाओगे तो ये आपको आपके कीबोर्ड पे दिखता है क्या, है क्या आपके कीपैड पे, ठीक है। लैपटॉप पे भी नहीं मिलेगा, मोबाइल के कीपैड पे भले मिल जाएगा, कोई कोई चीजें मिलेगी कोई नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी एंटिटीज के फॉर्मेट में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे अभी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आपका या तो फिर समझ लो करेंसीज होती हैं, अभी पाउंड की कुछ करेंसी होगी, डॉलर होगा, तो ये सारी चीजें हमें कीबोर्ड पे मिलेगा क्या, ठीक है। तो इसके लिए ही एंटिटीज बनाई गई है। तो एंटिटीज अभी आप लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। अर्पित गुड मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग 2-3 बार लिख दिया है। तो आगे अभी हमें क्या करना है, यही एंटिटीज हमें देखनी है जो रिजर्व की गई है। और ये एंटिटीज को कभी याद नहीं रखना है, रट्टा मत मार लेना। 2-4 ठीक है, आप लोग रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो, सारे के सारे नहीं करने हैं। सारे के सारी आपको गूगल पे बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। गूगल पे सिर्फ टाइप करना है एंटिटीज इन HTML, और जहां पे जिस चीज का आपको काम रहेगा वो चीज आप लोग यूज कर लो। पुराने फाइल्स में हटा देता हूं, एंटिटीज के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने H2 यूज़ किया, इसके अंदर डाल दिया मैंने कोडिंग सीखो, ठीक है। अभी इस तरीके से अगर कोडिंग सीखो लिखा जाता है तो ये हमारा ट्रेडमार्क है, बराबर। C कैपिटल, D कैपिटल, S कैपिटल है अपना और K कैपिटल है। तो ये एक हमारा ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर कराया हुआ है। तो अब ट्रेडमार्क रजिस्टर के लिए मुझे TM यूज़ करना पड़ेगा ऊपर, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहीं पे TM लिख दूंगा तो ये आपको एक ही लाइन में दिखाई देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्टर जो लिखा जाता है वो एग्जैक्ट कोडिंग सीखो के ऊपर TM आएगा एक छोटा सा, ठीक है। तो मुझे ऐसा चाहिए, तो वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक एंटिटीज। अब एंटिटीज सर्च कहाँ से करनी है, सारी आपको याद नहीं रखनी है। मैंने जैसे बताया, गूगल पे जाओ, डायरेक्टली सर्च करो एंटिटीज इन HTML, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व्ड कीवर्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसे कई सारे देखो, जैसे मैंने बताया लेटर्स में भी होता है और नंबर्स फॉर्मेट में, तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो आप लोग। अभी जैसे कॉपीराइट वाला, जैसे कि अगर आपको लगाना था तो C के लिए इन्होंने @copy या फिर नंबर। अभी W3 स्कूल के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, या तो और भी कई सारी वेबसाइट से आगे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आओगे तो मेरे ख्याल से ये देखो, ये एंटिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी ट्रेडमार्क वाली आपको देखो यहाँ पे दिख रही है। तो @trade अगर आप ये कॉपी यहाँ से कर लो और कोडिंग सीखोगे एग्जैक्ट बाद में ले जाके इसको लगा दो, सेव कर लो, तो अभी आपको ये दिखेगा, दिख रहा है ऊपर, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो R मुझे लगेगा उसके लिए, तो R वहाँ से कॉपी कर लो। अब R के लिए मैं नंबर कॉपी करता हूँ, ये देखो @reg के जगह पे # जो नंबर उसको प्रोवाइड किया गया है वो नंबर कॉपी कर लेता हूँ और उसके आगे लगा देता हूँ। और एक कॉपीराइट वाला भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपीराइट वाला भी है मेरे पास, इसका मैं कैरेक्टर वाला कॉपी करता हूँ, सेव कर लेंगे और यहाँ पे लगा दो। यानी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड भी है, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है, प्लस कॉपीराइट से फ्री भी है। तो मैंने ये तीनों यूज़ कर लिए। अब रन करके चेक करो, आ रहा है, ठीक है। आप 3 बार अलग अलग चीज़ें यूज़ करो, कोडिंग सीखो, 3 बार लिखना, तीनों बार में फिर कॉपीराइट का एक सिंबल, एक जगह रजिस्टर्ड का, एक जगह ट्रेडमार्क का। मैंने एक ही जगह आपको लगा के दिखा दिया है,
लेकिन ये ऐसे नहीं लगाना होता है, 3 बार तीनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, फिर बाद में ये लगाना होता है। ठीक है, तो एंटिटीज़ को ऐसे यूज़ करना है। अभी सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले यूज़ करो। अभी आपको लेस देन ग्रेटर देन का साइन चाहिए होगा तो आप @LT यूज़ करोगे। ठीक है, अगर फॉर्मूलाज या करेंसीज जैसे बतानी होगी, जैसे सेंट है, पाउंड है, येन है, यूरो है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आप लोग उठा के सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, इसको याद नहीं करना है, रट्टा मत मारते बैठना। हाँ ठीक है, 2-4 चीज़ें जो हमेशा लगती है, जैसे कॉपीराइट वाला हमेशा लग सकता है, रजिस्टर्ड लग सकता है, ट्रेडमार्क, तो आप इसे याद कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट काफ़ी सारी बनाते बनाते ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर कहा कि पाउंड का साइन लाके दिखाओ, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, नीचे आया, मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, तो पाउंड का साइन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से। अब कोई मैथमेटिकल साइन आपको चाहिए होगा, जैसे साइन, थीटा, ये सारी चीज़ें हो गई जो हमारे इसके ऊपर नहीं होती, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर दिया होगा तो देख लेते हैं। जैसे ये अगर सिंबल्स चाहिए होंगे तो ये आपको कॉपी पेस्ट करके लगाना होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं HTML सिंबल में। ठीक है, कुछ एरोज वगैरह हो गए, ये अगर कार्ड्स वगैरह आप लोग खेलते हो तो ये कार्ड्स के जो साइंस होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए आपको। फिर ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। ठीक है, अगर ये आपको लगाना है तो यहाँ से ये भी उठा सकते हो, जैसे ये वाला साइन मुझे अगर चाहिए मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया इसको तो, हाँ समीशन, हाँ ऊपर लिखते हैं नीचे लिखते हैं फिर करते हैं ना। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसे यूज़ में जब नहीं आती है तो आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूल जाते हो, वैसे मैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो अभी वो साइंस में भूल चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें आपको जब यूज़ करनी होगी तो ऐसे मैथमेटिकल के भी आपको साइंस मिल जाएंगे। जो भी यूज़ करना हो यहाँ से आप उठा सकते हो। जैसे इमोजीज अगर आपको यूज़ करनी है, अभी इमोजीज हम लोग चैटिंग के टाइम पे काफ़ी सारी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ इमोजीज कुछ भी भेजते रहते हैं, तो वो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको भेजना है, जैसे हंसता हुआ फेस भेजना है तो ये कॉपी कर लो और यहाँ पे लगा दो। जैसे पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, वेलकम टू कोडिंग सीखो, और उस कोड को पेस्ट कर दिया, पैराग्राफ को एंड कर देते हैं, सेव कर दिया, रन करके चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे कितने भी इमोजीज आपको लानी होगी आप सारे इमोजीज यहाँ से लाके डाल सकते हो। ठीक है, तो यही करना होता है और कुछ नहीं, इसमें कॉपी पेस्ट का ही काम है। जो भी चाहिए, फ्रूट्स के साइन चाहिए तो वो भी है यहाँ पे, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये फ्रूट्स के भी अलग अलग आपको वो उसके जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दे देगा। अगर इंटरनेट का साइन आपको ये लगाना है अर्थ वाला तो इस पर चले जाओ, यहाँ पे दिया है अभी, जैसे उसका ये वाला जो मीनिंग है जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये उठा लेंगे तो आएगा। अभी हैग्स है क्या है, चलो ठीक है लगा के देखते हैं आता है कि नहीं। हैश नहीं लगाया ना इन्होंने, ये उठाना पड़ेगा। W3 स्कूल है, MDN है, ऐसे कई सारी वेबसाइट से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आया वर्ल्ड का। तो ऐसे आप लोग अलग अलग एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी ये मैंने आपको W3 स्कूल वाला दिखाया, ऐसे कई सारी वेबसाइट से आप अगर आओगे यहाँ पे गूगल पे ही तो आपको दिख जाएगी। जैसे टोपल करके है, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, आपको काफ़ी सारे साइंस मिल जाएंगे और अलग अलग और इसके कैरेक्टर मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने जो W3 स्कूल पे देखा तो 2 ही थे, एक तो नंबर वाला था और एक कैरेक्टर वाला था। इस पे जब आओगे तो आपको ये 4 कोड मिलते हैं, जैसे एक यूनिकोड है, एक हेक्स कोड है, एक HTML कोड है, दूसरा भी HTML एंटिटीज़ है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। जैसे W3 स्कूल पे जाओगे तो लिमिटेड ही है, सिर्फ कुछ ही है, लेकिन इस पे अगर आओगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जितना चाहिए, जो भी चाहे आपको उठा के लगाना है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो आप लोग।
अभी वो वेबसाइट जब बनाने बैठोगे आपको जो लगेगा वो आके सर्च करना पड़ेगा, सर्च करके लगा लो। जैसे ये मुझे वेदर वाला साइन चाहिए तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसमें कॉपी पेस्ट का ही काम है और कुछ नहीं है। एंटिटीज़ के अंदर सेव कर लिया, रन करके चेक कर लो, आ रहा है वेदर वाला। अभी इसका कलर वगैरह चेंज करना होगा तो हम CSS में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है, कुछ डाउट इसमें? ठीक है, जो भी साइन है सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, अलग अलग वेबसाईट पे जाके उसको हो यूज करू शकतो आपण। जसं हे युनिकोड आहे, कॉपी करायचं आणि पेस्ट करून द्या। अच्छा ठीक आहे, आपण बघू आता येतं आहे का नाही। ओके, नाही होते ते। नाही होणार आहे, हेक्स कोड नाही होणार, म्हणजे आपल्याला ते दुसरं यूज करावं लागेल। हे हेक्स कोड माझ्या मते CSS मध्ये यूज होईल, तिथे कामात येऊ शकतं, कारण तिथे कलर्समध्ये पण हेक्सा कोड असतात। मी जेव्हा सांगेल तुम्हाला तर तिथे ते यूजमध्ये येईल। मग तुम्हाला आता इथे दुसरे जे कोड्स आहेत तेच यूज करावे लागतील, लाईक हे सर्व। ठीक आहे, खालचे HTML कोड दिलेले आहे त्यांनी, हे HTML कोड यूज करायचे। जर टेलीफोनवाला आणायचा आहे तो टेलीफोन के लिए आप ये कोड HTML वाला यूज कर लोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, तभी टेलीफोन आपको यहाँ पे दिखेगा। इमोजी को बिग कैसे कर सकते हैं? इमोजी को अर्पित बिग करने के लिए आपको CSS यूज करना पड़ेगा। ठीक है, CSS में उसकी साइज बढ़ाई जा सकती है, टेलीफोन का ये कलर भी चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर करके दिखाऊं तो चलो मैं करके दिखा देता हूं। जैसे कि उसे मैं आप लोगों को दो टैग भी पढ़ा देता हूं मैं। जैसे एक टैग है स्पैन टैग होता है। ठीक है, स्पैन टैग, जैसे कि कल मैंने आपको एक इसको करके दिखाया था ना, तो स्पैन टैग का काम क्या होता है वो भी बता देता हूं, और उसके साथ इसका हम इमोजीज के अंदर यूज भी करके दिखा देता हूं। अब स्पैन टैग का काम क्या होता है, एक स्पैन टैग होता है और एक डिव टैग होता है। तो डिव वाला मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, स्पैन वाला पहले हम सीख लेते हैं। स्पैन टैग का काम क्या होता है कि जैसे कोई भी टैग आप लोग यूज कर रहे हो और कुछ लाइन लिखी हुई है, और उस लाइन के अंदर किसी भी एक छोटी चीज के ऊपर आपको कोई एक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे अभी इस टेलीफोन का मुझे कलर चेंज करना है, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए CSS यूज करना पड़ेगा, लेकिन CSS में भी यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके आजू बाजू में कुछ नहीं है। या फिर जैसे अभी यहाँ पे वेलकम टू कोडिंग सीखो लिखा हुआ है, तो सिर्फ मुझे कोडिंग सीखो का कलर चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पैराग्राफ में जाके स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बार बताया हुआ है। तो वो स्टाइल टैग लगाओगे तो, लेकिन वो स्टाइल टैग जब लगेगा तो पूरा वेलकम टू कोडिंग सीखो को कलर कर देगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो कलर किसको करना है, सिर्फ कोडिंग सीखो को, यानी वेलकम टू को मुझे छोड़ देना है। वो एज इट इज ब्लैक जैसा दिखता है, ब्लैक ही दिखे। तो स्पैन टैग का काम होता है इनलाइन के अंदर स्टाइल जब करवानी होगी तो आप लोग स्पैन टैग को यूज करोगे। ठीक है, कैसे करना है तो वो देखते हैं। जैसे अभी हमें यहां पे मिला है कोडिंग सीखो, तो कोडिंग सीखो के एग्जैक्ट पहले मैं क्या लगा दूंगा, स्पैन टैग यूज करेंगे, और उसको क्लोज कहां करेंगे, जहां पे आपको खत्म करना है, जैसे कोडिंग सीखो के बाद में। अब CSS का एक टाइप होता है स्टाइल, जो स्टाइल एट्रीब्यूट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कलर नाम की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम CSS के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं करके दिखा रहा हूँ, तो उतना ध्यान में रखो। तो ये स्पैन टैग के मदद से भी देखो कोडिंग सीखो का कलर आपको रेड दिखेगा। अगर मैंने पैराग्राफ में लगाया होता तो क्या होता, ये स्टाइल टैग, तो वेलकम टू कोडिंग सीखो पूरा का पूरा रेड हो जाता, लेकिन मुझे सिर्फ कोडिंग सीखो चाहिए था। तो कोडिंग सीखो को ही अगर आपको कलर देना है तो उसके लिए आपको स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा। स्पैन टैग का काम होता है इनलाइन। इनलाइन और ब्लॉक क्या है, ये जस्ट इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये होगा, जैसे अभी अर्पित का क्वेश्चन है कि इमोजीज को बिग कैसे करें। तो जैसे कि अगर ये टेलीफोन है
तो उस टेलीफोन के पहले आप लोग लगा दोगे स्पैन टैग। अब स्पैन टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा आपको, और इमोजीज या फिर ये जो एंटिटीज यूज करते हो उसको एज अ फॉन्ट आपको कंसिडर करना है। तो यहां पे आएगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लिखा मैंने, जैसे कर दिया 30 पिक्सल, सेव कर दिया मैंने। अब रन करके चेक करो, हो गया बड़ा उसका साइज। ठीक है, पहले छोटा था। ये हमेशा ध्यान में रखो, जैसे CSS में पढ़ाऊंगा तो उसमें फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, तो उसके लिए जैसे कलर यूज करेंगे, उसको जैसे फॉन्ट को बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज कैरेक्टर यूज किया जाता है, प्रॉपर्टीज। तो एंटिटीज के लिए भी वही यूज करना है आप लोगों को। अगर इसका मुझे कलर चेंज करना होगा तो क्या लगाऊंगा मैं, जस्ट फॉन्ट साइज के बाद में यहाँ पे यूज कर लूंगा कलर। कलर जो भी मैंने देना है, जैसे मैंने दे दिया एक्वा, सेव कर लिया, रन करके चेक करोगे तो अभी टेलीफोन का कलर एक्वा में चेंज हो जाएगा। ठीक है अर्पित, तो इसी तरीके से इमोजीज को बड़ा किया जा सकता है या छोटा किया जा सकता है, या फिर उसका कलर चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी ये स्माइल वाली इमोजी है, अब मुझे बताओ ये स्माइल वाली इमोजीज को कैसे चेंज करोगे। ये रही यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही है, क्या लगाओगे अर्पित, आप भी बता सकते हो ऑनलाइन में। मुझे क्या करना है, ये जो इमोजी है स्माइल वाली, इसका साइज बड़ा करना है। किसके अंदर है वो, पैराग्राफ टेग के अंदर है। बताओ कहाँ पे क्या लगाऊं, ये रहा उसका कोड। ठीक है, इसके पहले स्पैन टैग लगा देंगे हम लोग। स्पैन टैग इसके पहले यूज करेंगे, और यहां से क्या गायब हुआ, अच्छा एड्रेस वहां चला गया ना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये पहले कॉपी कर लो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टाइल टैग, मुझे उसका साइज चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ये पिक्सल वगैरह क्या है, यूनिट्स कहा जाता है उसको, CSS में वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अभी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, स्पैम फॉन्ट नहीं अर्पित, स्पैन टैग होता है, स्पैन SPAN। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा किया जाता है। CSS में भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में आपको करके दिखा दिया है ये चीज। क्लियर है, स्पैन टैग का काम समझ में आया। हाँ अविनाश, कर सकते हो, स्पैन टैग का यूज करके किसी भी चीज का हाइट और विड्थ भी सेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको उसको हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी, उतनी चीज को फिर आपको। ठीक है, स्पैन टैग यूज करके देखो कलर्स भी चेंज किए जा सकते हैं, हाइट विड्थ भी चेंज किया जा सकता है, उसका बिहेवियर भी चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें स्पैन टैग की मदद से की जाती है। स्पैन टैग का काम ही आप लोगों को इसके लिए करना है कि कोई भी चीज का बिहेवियर चेंज करना हो, या तो सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर, जैसे कोडिंग सीखो पूरा लिखा है तो मुझे सिर्फ के का भी कलर चेंज करना होगा, या सिर्फ के को थोड़ा और बड़ा करके दिखाना है, तो यहाँ पे क्या टैग यूज करूंगा मैं, स्पैन टैग यूज करूंगा। और कोई टैग है क्या जिसको यूज करके हम उसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हर टैग का काम क्या है, कुछ ना कुछ अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के पहले P टैग लगा दूं और के बाद में P टैग लगा दूं, तो वो एज अ पैराग्राफ काउंट होगा, बराबर। लेकिन स्पैन टैग का काम ही क्या है कि आप उसको कहीं पे भी किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने पैराग्राफ के अंदर टैग को यूज कर लिया, मैं चाहूं तो H2 के अंदर भी सिर्फ सीखो को अगर मुझे कुछ करना है तो स्पैन टैग लगा के उसका भी यूज कर सकता हूं। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करना चाहता हूं तो स्पैन टैग लगाया, स्टाइल टैग यूज किया, बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया कि कर दो एक्वामरीन, सेव कर दिया, रन करके चेक करो, कोडिंग सीखो का सिर्फ सीखो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। यानी स्पैन को यूज करना है सिर्फ स्पेसिफिक कुछ भी किसी के ऊपर टास्क करने के लिए। ये CSS के लिए काम आता है, HTML में इसका काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आया ध्यान में, क्लियर है ऑनलाइन वालों को। स्पैन टैग तो एंटिटीज खत्म हो चुकी है, स्पैन टैग खत्म हो गया है। अब देखते हैं ड्यू टैग का काम क्या होता है। ठीक है, अब ड्यू टैग के ऊपर आ जाते हैं। ड्यू टैग का काम आपको जब वेबसाइट बनाने बैठोगे तभी काम में आता है, इसका भी काम आपको HTML में उतना काम में नहीं आएगा।
ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यहीं पे समझ के रख लो इसको। नेक्स्ट है हमारा डिव टैग। अब डिव यानी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डिवीजन, ठीक है, या फिर डिवीजन कहा जाता है, या फिर इसको कंटेनर भी कहा जाता है। इसकी दो परिभाषा है, दो डेफिनेशन है, डिव यानी डिवीजन, डिव यानी कंटेनर। अब ये वेबसाइट में ही काम में आता है, क्योंकि वेबसाइट जब आप लोग बनाने बैठते हो, एक पेज बनाओगे, जैसे होम पेज ही बना रहे हो, तो उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, समझ लो, हेडर, यानी यहां पे आप लोग नेव बार रखोगे हेडर के अंदर, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये जो पेज बनाओगे, तो पेज जब बनाने बैठोगे तो हम लोग बॉडी के अंदर डिव टैग से स्टार्ट करेंगे, और डिव टैग के अंदर जो भी हेडिंग हमें डालनी होगी तो हम लोग वहां पे यूएल यूज करेंगे, फिर एलआई यूज करेंगे, उसमें होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें डालेंगे। तो ये पूरा एक डिव टैग के अंदर आएगा, यानी इसको एक कहा जाएगा, एक कंटेनर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे ये आपका हेडर हो गया, तो हेडर के बाद में बीच में फिर से एक सेक्शन, यानी फिर से एक डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप समझ लो इमेजेस और फोटोज रख दिया आपने, फिर से एक उसी पेज के अंदर आपने पेज को डिवाइड किया, यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया, यहाँ पे समझ लो वीडियो रख दिया, ये इमेज है, ये वीडियो है। फिर यहाँ पे फिर से एक आपने सेक्शन किया, यहाँ पे कुछ आपने सिर्फ फॉर्म रखा होगा कि फॉर्म को फिल कर दो, और लास्ट में आएगा आपका फुटर, ये हेडर होता है। तो पेज को जब डिवाइड किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, डिव टैग की मदद से, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर भी कहा जाता है वेबसाइट का, या फिर पेज लेआउट कहा जाता है। पेज लेआउट वेबसाइट का कैसा होता है, तो पहला हेडर, फिर बाद में आपके ये सारे सेक्शंस, और ये होता है आपका फुटर, और इन चीज को सेक्शन कहा जाता है, यानी कि डिवाइड करना कहा जाता है। पेज को जितना कंटेंट आपको रखना है, उस सारे कंटेंट को एक चीज के अंदर डिवाइड करो। जैसे अगर मैं अभी कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं आपको, उसमें देखते हैं कि डिव का यूज कैसे किया गया है। एंटिटीज वाले पे भी आओगे तो शायद इस पे भी दिखेगा। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, अब आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्पैन, मेटा टैग वगैरह सारी चीज़ें यूज़ की है, आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, ये देखो, ये डिव टैग दिखा आपको। तो इसमें कुछ आईडी प्रोवाइड की गई है, भी इसके अंदर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने हेडर और सेक्शन यूज़ किए हैं, ठीक है। अब हेडर, सेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो ये मैं बताऊँगा आगे। अभी उसको सिमेंटिक टैग कहा जाता है। ये नई वेबसाइट का तरीका है, पहले सिर्फ डिव टैग यूज़ होता था। तो डिव टैग वाला कुछ वेबसाइट हम लोग देखते हैं, कोडिंग सीखो वाला शायद से वैसे ही बना होगा, चेक करते हैं। देखो, कोडिंग सीखो में सारे डिव यूज किए गए हैं। अब ये डिव क्लास दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे जाके एंड किया गया। तो उस डिव के अंदर कुछ ना कुछ चीजें रखी है। जैसे अगर मैं उस डिव पे जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट पेज है जिसके अंदर सर का फोटो है, टेक्स्ट लिखा गया है, उसके लिए एक कंटेनर बनाया है पहले। उस कंटेनर के अंदर फिर H1 हो गया, फिर पैराग्राफ हो गया, फिर इमेज टैग हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई है। जैसे उसको अभी ये फ्लेक्स वगैरह क्या है, ये हम आगे देखेंगे CSS के अंदर। जैसे ये एक डिव है, यानी एक पहला पेज था, उस पेज के अंदर फिर से एक डिव लिया गया है, ठीक है। ये सबसे पहला डिव, अब उसके अंदर ये दूसरा डिव। अब ये दूसरा डिव किसके लिए है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, कोडिंग सीखो जो लिखा है, द कोडिंग इरा बिगिन वगैरह जो लिखा है, वो सेकंड वाली डिव के अंदर है। थर्ड डिव के अंदर अगर आप जाओगे तो इमेज ली गई है। जैसे आपने कल के क्वेश्चन पूछा था कि टेक्स्ट एक साइड चाहिए, एक साइड में वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक कंटेनर बनेगा, उसके अंदर दो और कंटेनर बनेंगे, यानी दो और डिव। एक डिव के अंदर आपका पैराग्राफ, एक डिव के अंदर आपका वीडियो, और उसको CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स कहा जाता है। फ्लेक्स जब देंगे तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो कंटेंट आपको लेके जाना है उसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिव का काम होता है डिवाइड करना, जैसे यहाँ पे डिवाइड करके एग्जैक्टली बनाया गया। सबसे पहले एक डिव यानी मेन कंटेनर। मेन कंटेनर के अंदर अभी दो पार्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दो पार्ट दिख रहा है। ये एक पार्ट है, ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, यानी ये एक डिव, ये एक डिव, और ये पूरा कंटेनर बन के तीसरा डिव।
जो मेन ड्यू होगा वो ये आपका तीसरा ड्यू, यानी पहले एक कंटेनर बनाओगे, उस कंटेनर के अंदर फिर दूसरा ड्यू और तीसरा ड्यू, और उसके अंदर फिर कंटेंट पास करोगे। पहला ड्यू बना लिया, पहले ड्यू में 2 ड्यू डाल दिए, अब पहला जो अंदर जो 2 ड्यू डाले थे उसमें आपने एक पैराग्राफ लिया, एक आपने हेडिंग टैग लिया, फिर बाद में आपने कुछ बटन्स वगैरह बनाए, ये फर्स्ट ड्यू का काम खत्म हो गया। अब सेकंड वाले ड्यू में सिर्फ आपको एक इमेज लेनी थी और इमेज डाल दिया आपने और उसको अलाइन कर दिया। अलाइन करने के लिए मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को ये सारी चीजें कैसे करते हैं। तो ये जैसे ये फर्स्ट वाला ड्यू आपका खत्म हो गया, जो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, ये देखो जिसको एक क्लास वगैरह दी है, ये सब CSS का पार्ट है, 1 CSS में देखेंगे। अभी ये आपका पूरा ड्यू खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे लास्ट में दूसरा ड्यू स्टार्ट होता है, तो वो चीज़ें नीचे होगी। अभी जैसे कि इस पे आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेस बचा हुआ होगा, तो स्पेस के लिए लिया गया है। अब जैसे ये ड्यू है एक, तो इसका काम कहाँ पे है, अभी कहीं होगा ये भी। जैसे कि ये देखो, इस ड्यू पे अगर मैं आता हूँ तो वो काउंटर वाला जो सेक्शन है जिसपे काउंट हो रहा है ये सारी चीज़ें, उसके लिए एक अलग से ड्यू लिया गया है। यानी एक ही वेब पेज, अभी ये जो वेब पेज है वो एक ही है ना हमारा, कहीं पे मुझे जाना पड़ रहा है क्या? मैं भी यहाँ से कुछ नेविगेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक ही पेज पे हूँ, लेकिन कितने सारे एक ही पेज पे ड्यू लिए गए हैं। ये देखो ये इसके लिए काम में आया। अब दूसरा अगर नीचे ड्यू आएगा तो वो उसका अलग, जैसे कि अभी ये वीडियो वाला और फॉर्मेट वाला, जैसे कि तुम्हारा कल क्वेश्चन था। तो ये देखो ये ड्यू एक हमने यूज़ किया कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर फिर से एक ड्यू लिया, उसके अंदर फिर से एक ड्यू है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये ड्यू पे आ जाओ, इसको अगर ओपन करोगे तो ये देखो, अब इसमें भी यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो और एक ड्यू है। वीडियो के लिए एक ड्यू लिया, फिर ये तुम्हारा टेक्स्ट के लिए एक ड्यू लिया, बराबर, यानी 4 ड्यू यहाँ पे भी यूज हुए। फिर बाद में उसको अलाइन किया जाता है। तो पहले की जो वेबसाइट बनती थी वो डायरेक्टली ड्यू के मदद से ही बनती थी। पूरा वेबसाइट को जो डिवाइड किया जाता है वो ड्यू के मदद से किया जाता था, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। आ रहा है समझ में ड्यू का काम, या नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे पुरानी कई सारी वेबसाइट होगी, आप कहीं पे काम करने जाओगे तो कंफ्यूज मत होना। एक सिमेंटिक टैग होता है, जैसे कि अभी इसमें मैंने ओपन करके दिखाया, ये सिमेंटिक एक टैग यानी हेडर, हेडर यानी पहला पार्ट जिसमें नेव बार होता है आपका, ठीक है। फिर सेक्शंस बनाए जाते हैं, तो सेक्शंस अभी यहाँ पे जिन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े सेक्शंस बनाए हुए हैं, हाँ पूछो काय, हाँ हाँ दाखवतो, हाँ ड्यू वाला ना, हाँ दाखवतो। तो ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड पे। ड्यू के लिए मैं एक अलग नई फाइल ही ले लेता हूँ, ये एंटिटीज को हम लोग साइड में रखते हैं, div.html। अब मैंने ये एक प्रोजेक्ट, समझ लो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, समझ लो यहाँ पे। अब जब भी आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, ड्यू। आपको पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट ध्यान में रख लो कि आप एक वेब पेज बना रहे हो, उस पेज पे आपको अभी एक वीडियो चाहिए और एक जगह पे टेक्स्ट चाहिए, जैसे उनका क्वेश्चन था पहले। तो मैं वही करके दिखाता हूं। तो एक ड्यू लिया, मुझे क्या क्या ध्यान में रखना है कि मुझे कंटेनर बनाना है, उसके ऊपर मुझे एक वीडियो रखनी है और एक जगह टेक्स्ट रखना है। तो मुझे कितने ड्यू लगेंगे टोटल, 3, ठीक है। तो पहला ड्यू बना लिया, यानी वो मेरा मेन कंटेनर हो गया, बराबर। अब उसके अंदर दूसरा कंटेनर आएगा जिसके अंदर मैं क्या रखूंगा, वीडियो, बराबर। तो इसके अंदर वीडियो हम लोग यूज करेंगे टैग, उसमें जैसे कि सोर्स में यूज कर लेता हूं src, और यहाँ पे हम लोग वीडियो को लाके रख देते हैं। जैसे कि वीडियो है हमारे पास, मैं लेक्चर 1 ही रखता हूँ, टाइप वीडियो / क्या है mkv है ना, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें एक कंट्रोल लगा देता हूँ सिर्फ, बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये एक ड्यू मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरा दूसरा ड्यू। दूसरा ड्यू किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि पैराग्राफ कुछ चाहिए था मुझे, बराबर, साइड में। तो जैसे मैंने h2 लिख दिया, h2 में मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। और एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो किसके बारे में है,
जैसे कि लास्ट कुछ फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, तो पैराग्राफ में मैं जैसे लोरेम 100 वर्ड्स लिख देता हूँ, समझ लो डमी पैराग्राफ मैंने ला दिया। अब इससे रन करके पहले चेक कर लो कैसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी ये। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है ये इसके साइड में आ जाए। तो आप CSS में फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए अभी सारे डिव को मुझे कुछ ना कुछ एक आईडी देनी पड़ेगी, या तो क्लास देनी पड़ेगी। आईडी क्लास क्या होता है ये CSS में मैं समझा दूंगा आप लोगों को, अभी खाली करके दिखा देता हूं मैं। जैसे मैंने इसको दे दिया मेन, इसको दे दिया फर्स्ट, और इसको दे दिया मैंने क्लास 2। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाला जो मेन क्लास है उसके ऊपर एक CSS कुछ भी अप्लाई कर दूंगा। CSS अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल टेक का यूज़ करता हूँ। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब CSS का पार्ट है। सिर्फ मैं करके दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये आया? अभी क्या किया है CSS का वो मत पूछना, वो अभी समझेगा नहीं आपको, लेकिन ये करके मैंने दिखाया। तो ये आपका एक वेबसाइट का पहला पेज समझ लो बन गया। आया समझ में? तो इस तरीके से डिव का काम किया जाता है। अगर अभी ये पहला पेज बन गया, अगर पहले ही पेज पे मुझे फिर से दूसरा वीडियो रखना होगा तो मैं क्या करूंगा? बरोबर, परत नवीन डिव मध्ये अजून 2 डिव आणि सेम CSS अप्लाई करून टाकायचं। आ रहा है क्या समझ में ऑनलाइन वालों को? अगर मुझे फिर से इसी तरीके से दूसरा भी वीडियो और पैराग्राफ रखना है तो मैं सेम वे में करूंगा। अगर भी मैं चाहूं तो पैराग्राफ को इस तरफ कर सकता हूं, वीडियो को इस तरफ, तो वो करना है अगर मुझे, तो डिव टेक का ही यूज जैसे मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन वाला डिव है, उसके अंदर नहीं आना है। अब मैं नया डिव बनाऊंगा, यानी नया सेक्शन। जैसे कि दूसरी वाली वेबसाइट में सेक्शन चलता था, तो वहां पे हम सेक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम डिव पढ़ रहे हैं तो मैं डिव ही करके दिखाता हूँ। जैसे मैं डिव पे फिर से आ गया, अब उसको कुछ क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास जैसे ऊपर हमने मेन दिया है, तो इसको जैसे 1 और 2 भी यूज कर लिया है ना, मेन 1 दे देता हूं। इसके अंदर फिर से एक डिव के अंदर जैसे मैं अभी पैराग्राफ को पहले लाना चाहता हूं, तो मैं पैराग्राफ वाला पार्ट पहले लिखूंगा, वीडियो वाला पार्ट बाद में। मैंने पहले ऊपर वीडियो वाला पार्ट यूज किया है। तो H2 में जैसे मैंने लिख दिया वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, और कुछ पैराग्राफ लिख देता हूं। पैराग्राफ लोरेम 100 कर दिया। अब सेकेंड डिव पे आना पड़ेगा मुझे, फिर से नया, सॉरी थर्ड डिव, और उसके अंदर वीडियो टेक में आपका हो गया सोर्स। ठीक है, सोर्स के अंदर आपका SRC। फिर से अभी मुझे वीडियो वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। कोई भी फर्स्ट वाला ही वीडियो लेता हूँ, क्योंकि बाकी के वो रील है तो उस पर नहीं जाता हूँ मैं, बड़ा हो जाएगा वो काफ़ी। तो टाइप डाल दिया मैंने वीडियो MKV, कंट्रोल से यहाँ पे दे दो। ये आपका समझ लो एक प्रोजेक्ट ही तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास के अंदर डाल दिया 1 2 3, वहाँ पे ऊपर डाला है ना, तो इसको दे दिया मैंने समझ लो 3। इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास ID ये सब हम आगे देखेंगे, वो बताऊंगा मैं CSS के अंदर। डिव अभी बताना क्यों जरूरी था, ये भी CSS में ही चाहता तो मैं बताता, लेकिन टैग है तो ये HTML के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया है। तो मैं सिंपल फिर से CSS में आ जाऊँगा। मेन 1 मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसको कह देंगे हम लोग, कहाँ गया, फ्लैक्स, ऑन करो। ठीक है, आया समझ में? तो डिव का काम इस तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए, यानी डिवाइड करने के लिए। जैसे कि ये एक आपका पेज का डिवाइड हो गया एक ही पेज के अंदर, और ये दूसरा कंटेंट भी आपका डिवाइड होगा। इसको अगर आप अभी इंस्पेक्ट करके देखना चाहो तो कर सकते हो। अभी इंस्पेक्ट किया मैंने, अभी आ जाओ यहाँ पे देखोगे तो ये हेड के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है। अब बॉडी के अंदर जो आएंगे तो बॉडी के अंदर हमने 2 डिव यूज़ किए हैं। दोनों डिव में क्या लिखा है ये देखो, फर्स्ट वाले डिव में वीडियो है, सेकंड वाले डिव में आपका पैराग्राफ है। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे डिव पे, यानी ये मेन कंटेनर वाला डिव हो गया। अब मेन कंटेनर के अंदर और क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा कि इसमें भी 2 डिव है। वो दोनों डिव इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ऐसे वेबसाइट डिव की मदद से बनाई जाती है, जिसको डिवीजन या फिर कंटेनर कहा जाता है।
अब जैसे आपके घर में किचन है, किचन के अंदर भी जो मसाले रखे जाते हैं वो कंटेनर्स के अंदर रखे जाते हैं। सेम उसी तरीके से वेबसाइट को भी समझ लो। वेबसाइट आपकी एक किचन है, उसके अंदर चाय का डब्बा अलग होगा कंटेनर, दाल का कंटेनर अलग है, चीनी का कंटेनर अलग है। तो इसी तरीके से वेबसाइट जब बनाओगे, आपका जैसे घर बनता है, किचन बनाओगे, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह अच्छे जगह से कंटेनर वाइज डिवाइड करके रखोगे। बराबर? क्लियर है? ऑनलाइन वालों को ड्यू टैग नहीं समझा हो तो पूछ सकते हो। ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, तभी आगे काम कर पाओगे, क्योंकि सिमेंटिक टैग के अंदर भी ड्यू टैग का यूज होता है। दिखाऊंगा वो आगे जब हम लोग सिमेंटिक देखेंगे तो। क्लियर है ये चीज? कुछ डाउट? ड्यू टैग आया अभी समझ में? ठीक है, स्पैन टैग आया समझ में? ये दोनों टैग आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टैग, जिसको हम कहेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट किसको कहा जाता है और इनलाइन एलिमेंट किसको कहा जाता है, वो देख लेते हैं। छोटे छोटे ही कंसेप्ट है ये, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक होता है इनलाइन प्लस एक होता है ब्लॉक। इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। आप लोग ये CSS पे भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी यहाँ पे भी समझ लो आप लोग। ठीक है, इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इनलाइन क्या है और ब्लॉक क्या है? तो ये जो चीज है ये काम किसके ऊपर करती है? टैग्स का बिहेवियर बताती है। ये क्या बताती है? टैग का बिहेवियर। जैसे पैराग्राफ टैग का बिहेवियर क्या है? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। हेडिंग टैग का बिहेवियर क्या है? काम क्या है? चलो और आसान कर देता हूं। इमेज टैग का बिहेवियर क्या है? इमेज दिखाना, ठीक है, वो ये ठीक है, लेकिन ये वेब पेज पे दिखता कैसे है? अगर मैं पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ यूज करता हूं, तो पहला पैराग्राफ समझ लो कि ये डिस्प्ले है। पहला पैराग्राफ मैंने इतने ही लिखा है, यहां तक ही है फर्स्ट पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में फिर से लिख रहा हूं, तो वो यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा? नीचे से होगा, क्योंकि पैराग्राफ का बिहेवियर क्या है कि वो हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट करता है। उसी तरीके से इमेज टैग और एंकर टैग का बिहेवियर क्या है? इसको जितनी जगह चाहिए वो उतना ही होता है, यानी न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं करता है। इसका बिहेवियर ये है, पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन पे आएगा, हेडिंग टैग भी आपका हमेशा न्यू लाइन पे आता है, और इमेज टैग और एंकर टैग हमेशा साइड बाय साइड आते हैं, क्योंकि उनको जितनी जगह लगती है उतनी ही जगह लेके वो काम करते हैं। लेकिन पैराग्राफ और हेडिंग टैग क्या करता है? अगर आपके डिस्प्ले पे जैसे जगह थी, पैराग्राफ इतना ही लिखा फर्स्ट लाइन में, तो सेकंड पैराग्राफ दूसरा यहां से स्टार्ट होगा। हेडिंग अगर मैंने दी HTML, अब मुझे CSS देना है, तो CSS की हेडिंग नीचे जाएगी बाय डिफॉल्ट। अभी जगह उसके पास इतनी सारी पड़ी हुई है, लेकिन वो वहां पे आने देता है क्या? CSS को नहीं आने देता, क्योंकि इन्हीं चीज को कहा जाता है ब्लॉक, और इसको कहा जाता है इनलाइन। इनलाइन का मीनिंग ये है कि उसको जितना चाहिए, जैसे एंकर टैग में आपने सिर्फ होम लिखा, तो होम लिखने के बाद उसके बाजू में और जगह बच रही, तो वो बोलता है कि मेरे बाजू में आके रहो तुम। तो वो अबाउट को भी बोलता है आ जाओ, कॉन्टेक्ट को भी बोलता है मेरे घर के बाजू में जगह है आ जाओ। लेकिन पैराग्राफ क्या बोलता है? मेरे घर के बगल में जगह नहीं है, तुम दूसरे कहीं पे जाओ, दूसरा स्पेस देखो। ठीक है, यानी कि आप लोग जो समझ लो, जैसे आप लोगों के कुछ कलीग्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके घर पे रहने जाते हो आप, किसी के घर पे रहने की जगह होगी, किसी के घर पे रहने की जगह नहीं होगी, तो जिसके घर पे जगह होगी वो बोलेगा ठीक है मेरे घर पे आके रह सकते हो। जिसके घर में जगह नहीं है वो बोलेगा मेरे घर पे जगह नहीं है, आपको कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ और हेडिंग वही है कि मेरे घर के अंदर जगह नहीं है, मेरा घर का पूरा हिस्सा ब्लॉक है। ठीक है, और इनलाइन क्या कहता है? मेरे घर में बहुत जगह है, आप आके रह सकते हो। क्लियर है? सिंपल है, एकदम बेसिक है ये। ब्लॉक यानी ये समझ लो ये आपका डिस्प्ले का हिस्सा है, ठीक है, वेबसाइट का। तो ब्लॉक बोलता है अगर मेरे ब्लॉक में लिख दिया गया HTML, तो मेरे पास ये जो इतनी बड़ी लाइन पड़ी हुई है यहाँ तक एंड तक, मैं अभी CSS को यहाँ पे नहीं आने दूंगा, आपको CSS को लेके जाना पड़ेगा नीचे। और CSS भी बोलेगा कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो जावास्क्रिप्ट आप लेके जाओ नीचे। यानी अगर आपने ये पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से सिर्फ HTML लिखा, तो ये पैराग्राफ यहीं पे आपका खत्म कर दिया, तो ये सिर्फ इतनी लाइन तो भी पड़ी हुई ना मेरे पास में,
तो मैं यहाँ पे भी CSS को लिख सकता हूँ, लेकिन वो जगह नहीं देता है क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है, इसको कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और जब आप लोग एंकर टैग यूज करते हो, उसमें आपने लिखा जैसे समझ लो होम, तो दूसरा एंकर टैग भी आप नीचे जैसे लगाओगे, उसमें लिख दिया आपने अबाउट, तो ये क्या कहता है समझ लो, ये उसकी लाइन है, तो होम यहाँ पे प्रिंट होगा और अबाउट वो भी यहीं पे प्रिंट होगा, क्योंकि होम बोलेगा मेरे बाजू में जगह है, मैं एक इनलाइन लेवल का एलिमेंट हूं, इनलाइन लेवल एलिमेंट हूं। तो आप मेरी लाइन में जब तक यहां लास्ट तक अगर जगह है तो आप लास्ट तक कितना भी कंटेंट डालो, मैं कंज्यूम करता रहूंगा। लेकिन ब्लॉक बोलता है कि नहीं, बस मेरी लिमिट यहीं तक है। अब इसके आगे अगर इस पैराग्राफ में अगर आपने CSS लिखा होता तो ये यहां पे CSS को आने देता। आ रहा है समझ में? जैसे कि CSS में समझ लो ये पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे HTML लिखा प्लस CSS लिखा प्लस जावास्क्रिप्ट लिखा और पैराग्राफ को एंड किया, तो ठीक है, तो ये आने देता है। लेकिन आपने पैराग्राफ ब्रेक कर दिया, पहले पैराग्राफ में सिर्फ HTML लिखा, दूसरे पैराग्राफ में आप समझ लो फिर CSS लिखोगे तो न्यू लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा है। बराबर आया समझ में? ऑनलाइन वालों को आ रहा है क्या समझ में? ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं इंस्पेक्ट के अंदर, जैसे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो जैसे अभी मैं इसी पेज पे रहता हूं, डी वाले पेज पे, यहां पे आ जाते हैं डी वाले पेज पे, और यहां पे मैंने जैसे एक पैराग्राफ लिखा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। फिर से यही पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके समझ लो यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसे डाल दिया। अब नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मैंने समझ लो H2 यूज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया कोडिंग सीखो। फिर से एक H2 ले लिया मैंने, कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिख दिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी इसको अगर रन करोगे तो आपको ये नीचे इस तरीके से दिखेगा। इसको आप इंस्पेक्ट करना है, मैं फिर से इंस्पेक्ट वाला ओपन करूंगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे जगह थी तो ये चाहता तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, उसके आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन उसका काम क्या है, ब्लॉक का काम है। तो अगर इसी पेज को फिर से इंस्पेक्ट करोगे आप, आपके हेड के अंदर, बॉडी के अंदर आ जाओ। अभी ये देखो बॉडी के अंदर में आया, मुझे कहाँ पे जाना है, H2 पे और पैराग्राफ पे। अब पैराग्राफ वाला देखो कैसा दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है, यहां से यहां तक उसने जगह ऑक्यूपाई करके रखी है। बराबर ये आपकी हो गई ऑरेंज लाइन, ये ब्लू लाइन। ब्लू लाइन वाली चेक करो, पूरा पैराग्राफ उसने कंज्यूम करके रखा है, यानी पूरा का पूरा ब्लॉक क्या किया हुआ है, कंज्यूम कर लिया उसने, जगह उसने जरा भी नहीं छोड़ी है। सेम आप चाहे तो दूसरा पैराग्राफ देखोगे तो सेम वही है, H2 में भी सेम वही चीज है। लेकिन जब मैं एंकर टैग या इमेज टैग लगाता हूं, जैसे अभी मैंने लगाया इमेज टैग, मैंने लगाया एंकर टैग, यहाँ लिख दिया मैंने होम, चलो 2-4 बार होम, अबाउट, जो भी आप लिखते हो उसके अंदर अबाउट, कॉन्टेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इमेज के अंदर एक इमेज डाल देता हूँ, सिर्फ इमेज SRC, इमेज जो हमारे पास पड़ी होगी एनिमल्स के अंदर, मैंने काफ़ी सारे लाए थे ना, जैसे जॉब रेफरल वाला एक यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और अभी इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अभी ये इमेज काफ़ी बड़ी है तो उसको मैं छोटा कर देता हूँ, विड्थ मैंने दे दिया 200 पिक्सल, तो हाइट अपने आप ले लेगा वो, ठीक है। अब देखो अब आ रहा है, अब इमेज भी एक ही लाइन में है, होम भी एक ही लाइन में है, अबाउट भी एक ही लाइन में है, और आपका कॉन्टैक्ट भी एक ही लाइन में है, क्योंकि उसका काम क्या है, इनलाइन, उसको जितनी जगह चाहिए उतना ही लेगा। अगर उसके नीचे फिर से इनलाइन वाला कंटेंट होगा तो उसकी लाइन में कंटिन्यू होता रहेगा। अगर इमेज टैग के बाद में मैंने H2 डाला होता तो क्या होता, नीचे आता, क्योंकि उसका बिहेवियर ही न्यू लाइन वाला है। बराबर, और ब्लॉक वाला है तो वो क्या बोलता है, मैं इनलाइन वाली लाइन में नहीं आ सकता, मुझे नया लाइन चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा लाइन चाहिए वो, ठीक है। आ रहा है ध्यान में? अब इसको इंस्पेक्ट करके मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो होम पे आए, देखो सिर्फ उस तरह ब्लू ही वो यूज कर रहा है, क्योंकि उसको उतनी ही जगह चाहिए। अबाउट पे आ जाओ, उतनी ही जगह चाहिए। कॉन्टैक्ट पे आ जाओ, उतनी ही जगह चाहिए। इमेज पे आ जाओ, उसको जितनी जगह चाहिए थी
उतनी ही जगह ली, तो इसको इनलाइन कहा जाता है। यानी एक ही लाइन में इनलाइन के कितने भी एलिमेंट आप ला सकते हो, और ब्लॉक में आ जाओगे तो उसको हमेशा पूरा ब्लॉक यूज करेगा। क्लियर है? इसको डिस्प्ले वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिस्प्ले वैल्यू, कि हर टैग की एक डिस्प्ले की वैल्यू है, या तो ब्लॉक लेवल या तो इनलाइन। क्लियर है ये चीज? अभी ऐसे कितने ब्लॉक है या कंटेंट है, अगर वो आपको देखना है तो आप डायरेक्टली यहां पे चेक करो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML, तो आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स वो दे देगा। जैसे मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे ही जाता हूँ, इनलाइन वाला भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से है? एड्रेस टैग जो मैंने बताया था वो हमारा ब्लॉक लेवल है। आर्टिकल टैग एक होता है जो सिमेंटिक में यूज किया जाता है, वो ब्लॉक लेवल है। असाइड भी सिमेंटिक, ब्लॉक कट, कैनवा। DD हमने यूज किया था, याद है? क्या है DD? DD टैग हमने यूज किया था, थे आप लोग लेक्चर में। ऑनलाइन वाले भी सब होंगे जितने हैं, ये अर्पित वगैरह। क्या है DD? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, याद है ना? DD, DT, DL हमने यूज किया था। DL टैग यूज किया था। DL टैग के अंदर ये DL भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ड्यू टैग जस्ट अभी मैंने पढ़ा है, ड्यू टैग का भी काम पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट वाला ही है। ठीक है, फिर DT हो गया, फील्ड सेट, फिग कैप्शन हमने पढ़ा था, याद है? फिग कैप्शन किसके लिए यूज होता है? ठीक है, फिगर के नीचे जब हमें नाम डालना होता है तब। ये फिगर टैग भी हमने लिया था। फुटर आगे देखेंगे। फॉर्म टैग अभी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट लेक्चर है आपका H1 से H6, जो आपका मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही लिया था। हेडर, ये भी एक सिमेंटिक टैग है। HR टैग हमने देखा। LI यानी लिस्ट भी आपका क्या है? यही है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मेन, नेव, OL हमने देखा था। पैराग्राफ हमने देखा। प्री टैग बता देता हूँ मैं आप लोगों को। टेबल टैग हमने देखा हुआ है। T फूट, UL, वीडियो टैग हमने देखा। ये सारे ब्लॉक लेवल यानी पूरा का पूरा जगह कंज्यूम करेंगे। तो इनलाइन का कंसेप्ट क्या है? तो इनलाइन में ये सारे टैग आते हैं। A यानी आपका एंकर टैग, ABBR टैग हमने देखा। बोल्ड टैग हमने देखा था। ठीक है, बिग हमने बिग और स्मॉल देखा था क्या? ये शायद डिसकंटिन्यू हो गया है। टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, BR टैग हमने देखा। बटन करके टैग आगे हम लोग देखेंगे। कोड, EM टैग हो गया, I टैग हो गया, इमेज टैग, इनपुट टैग अभी फॉन्ट अपने फॉर्म वाले में हम लोग देखेंगे। टाइम, TT, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पैन अभी जस्ट मैंने आप लोगों को करके दिखाया। स्मॉल, लेबल, ये सारी चीज़ें जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, यानी इनको जितनी जगह चाहिए उतना ही लगेगा। और ये सारे जो टैग है ब्लॉक लेवल वाले, इनको पूरा का पूरा ब्लॉक लगता है। क्लियर है कंसेप्ट? कुछ डाउट है? इसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है CSS की मदद से, वो CSS में हम देखेंगे। इनलाइन को चाहे तो मैं पूरा ब्लॉक भी बना सकता हूं, ब्लॉक को मैं चाहूं CSS में तो सिर्फ इनलाइन का भी बिहेवियर दे सकता हूं, वो CSS में देखेंगे हम। कहीं कहीं पे कहीं जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, जब वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट को भी आप इनलाइन कर सकते हो। सिर्फ उसको डिस्प्ले ब्लॉक की जगह पे इनलाइन दे देना होता है, तो वो इनलाइन में काम करने लग जाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है यहां तक? कुछ डाउट होगा तो पूछो। अभी आप लोगों का बचता है मार्क्यूटॉक, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। अभी ब्लॉक लेवल क्या था, ड्यू क्या था, स्पैन टैग क्या था, इनलाइन क्या है, इमोजीज, एंटिटीज। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का हम कल देखेंगे। कुछ डाउट? ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का कल देखते हैं। फिर अविनाश, अर्पित, रितु, जगदीश, सार्थक, कुछ डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। जो भी डाउट रहेंगे